नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 6 मई 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है फॉरगेट द मिस्टेक रिमेंबर द लेसन। बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत गहरी बात इसमें है कि आप जो मिस्टेक किए हैं ना, ठीक है, उसको भूल जाइए, लेकिन उससे सीखा हुआ जो लेसन है, उससे क्या सबक आप सीखे हैं उसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मतलब प्रयास करें तो ऐसी गलती दोहराया ना जाए। ठीक है, तो ये आप मतलब बहुत ही विद्यार्थी जीवन में बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, जो कि आप जो बार बार अटेम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम में फेलियर होता है, तो उससे मिस्टेक से कुछ सीखना चाहिए जो लेसन है, और वो मिस्टेक को मतलब मन में बैठा लेना कि ये दोबारा हमसे ना हो, मतलब ऐसा मिस्टेक दोबारा हमसे ना हो। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी यूएई। तो देखिए, मशीन कैन सी ये जो शिखर सम्मेलन है, अभी हाल ही में यूएई के द्वारा लॉन्च मतलब शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यूनाइटेड क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। ठीक है, और इसी के द्वारा एक होप मिशन भी चलाया गया था, जो कि अरब जगत का पहला मंगल मिशन था। इसे याद कर लीजिएगा, होप मिशन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ बात है, जैसे ये जो ये क्या है, मशीन कैन सी जो शिखर सम्मेलन है, उसमें बेसिकली क्या है कि इसका आयोजन जो है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जो कि दुबई में है, उसमें इसका किया गया था। ठीक है, और ये पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में से एक था। मतलब आर्टिफिशियल पूरा एआई बेस्ड था ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैन सी कंपनी के बीच साझेदारी में लॉन्च किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है कि दुनिया भर में विशेषज्ञों में एआई की भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के लिए यूएई के दृष्टिकोण से योगदान, मतलब अगला जो सिलिकॉन वैली है वो यूएई को बनाना चाह रहा था, तो इसका यह मुख्य उद्देश्य है, और पूरा दुनिया को आर्टिफिशियल के ओर मतलब केंद्रित करना इसका शिखर सम्मेलन का मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलिए और भी क्या है, इससे बात क्या है कि एआई में वर्तमान प्रगति, इसके अनुप्रयोग और संयुक्त अरब अमीरात और शेष विश्व में इसके भविष्य पर चर्चा की गई। इसमें ऐसा हुआ। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई के आर्थिक और पर्यटन विभाग और दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इसका है, यहाँ पे ये मीटिंग चल रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल सीयू चयन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूजीसी, ऑप्शन नंबर बी एआईसीटीई, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आप इससे ही मालूम चल रहा होगा कि एक ऐसा पोर्टल जहां पे जितने भी फैकल्टी मेंबर है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो चयन किए जाएंगे। तो सीयू चयन लिखा भी हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए हाल ही में यूजीसी द्वारा यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट सीयू चयन पोर्टल का लॉन्च किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में फैकल्टी नियुक्तियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी द्वारा सीयू चयन पोर्टल नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कि अब जितना भी रिक्रूटमेंट होगा इसी पोर्टल के द्वारा होगा। ठीक है, यह पोर्टल सभी भाग लेने वाले विश्वविद्यालय में नौकरियों की रिक्ति की एक मतलब क्या है कि एक ही जगह पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी में कितना वैकेंसीज है, कौन सा डिपार्टमेंट में। ठीक है, आवेदकों के पास किसी भी विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए एक ही लॉगिन होगा। मतलब जो भी आवेदक होंगे जो इसमें मतलब अप्लाई करेंगे, उसके पास एक ही लॉगिन आईडी होगा, जो कि वो हर एक मतलब यूनिवर्सिटी में वो मतलब अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आवेदक प्रक्रिया प्रतिबंधित करने में सहायक करने के लिए व्यक्तिगत डैशबोर्ड भी होगा, इसे याद कर लीजिएगा। एक मतलब इंडिविजुअल डैशबोर्ड भी होगा। आवेदक विभिन्न प्रकार के फिल्टर से
जैसे आवेदक अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो फिल्टर लगा सकता है, जैसे विश्वविद्यालय का नाम से अप्लाई कर सकता है, स्थान खोजकर, पद नाम मतलब किस पोस्ट के लिए, श्रेणी, विषय, रोजगार का प्रकार, अनुभव, कितना एक्सपीरियंस है, शिक्षा स्तर उसका कितना है आदि, ये सब का मतलब उसमें जो पोर्टल पे ये फिल्टर लगा के अप्लाई कर सकता है, जॉब खोज के अप्लाई कर सकता है। और बोला गया है, यूजीसी के द्वारा बोला गया है कि भविष्य में जितना भी रिक्तियां आएगी, जितना भी होगा, ये सब सारे सीयू पोर्टल से होगा, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए भविष्य में सभी भर्तियां इसी पोर्टल से होगी, और बाकी जो भी पोर्टल है अभी चल रहा है उसको निष्क्रिय करने के लिए भी बोला गया है कि आप बाकी जो भी आप जिससे रिक्रूटमेंट करते हैं उसको सब निष्क्रिय कर दीजिए, मतलब इनएक्टिव कर दीजिए। ठीक है, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एकीकृत पोर्टल यही है सीयू पोर्टल, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी है, लॉगिन करके आप अपना जो मन चाहा जॉब खोज सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए किसके साथ G20 टेक स्प्रिंट प्रतियोगिता शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे है जो है सीमा पार मतलब जो बॉर्डर अक्रॉस बॉर्डर है उसमें पेमेंट में सुधार करने के लिए G20 टेक स्प्रिंट प्रतियोगिता जो है वो अभी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका स्थापना आप लोग सभी को जानते हैं। ठीक है, 1934 में किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जिनको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर भी मिला है अवार्ड। ठीक है, हाल ही में सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई G20 टेक स्प्रिंट शुरू किया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 मई को एक वैश्विक प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये अनुभव किया गया है, और ये इसमें क्या है कि अभिनव समाधान विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। G20 टेक स्प्रिंट में ये चौथा संस्करण है, जो कि संयुक्त रूप से आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के BIS इनोवेशन हब द्वारा इसका भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अभी आपको मालूम होगा कि भारत G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा है। ठीक है, चेयर कर रहा है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2023 में ये टेक स्प्रिंट सीमा पर भुगतान के लिए 3 चुनौतियां हैं, इसको ध्यान में रख के इसको लॉन्च किया गया है। पहला चुनौती क्या है कि अवैध वित्त जोखिम को कम करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध प्रौद्योगिकी समाधान पर फोकस करना है। ये पहला इसका क्या है मतलब चुनौती है। दूसरा चुनौती क्या है कि उभरते हुए बाजार और विकसित अर्थव्यवस्था मुद्राओं में निपटान को सक्षम करने के लिए विदेशी मुद्रा और तरलता प्रौद्योगिकी समाधान होंगे। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या है? बहुपक्षीय क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको CBDC बोलते हैं, प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी समाधान पेश किए जाएंगे। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 चुनौतियां हैं। 4 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक आवेदन जमा करने का दुनिया भर में मतलब डेवलपर्स को बोला गया है कि आप इस बीच में दुनिया भर से निमंत्रण दिया गया है कि जो भी डेवलपर्स इस काम को करना चाहे वो आमंत्रण इस बीच में भर सकता है। और टेक स्प्रिंट जो अगस्त दिसंबर 2023 तक चलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसी बीच में इन लोगों को जो भी डेवलपर्स है उसको अपना काम करके दिखाना होगा। देखिए, इसमें शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को 6 सप्ताह की अवधि में अपने समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 6 महीने के अंदर में जो भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो डेवलपर है उसको 6 माह के अंदर में उसको ये जो समाधान है उसको विकसित करने के लिए बोला जाएगा, और उसको भारतीय रुपीज़ में 8 लाख रुपये या लगभग $10,000 वजीफे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक समस्या स्टेटमेंट के लिए, अगर हर एक समस्या के स्टेटमेंट के लिए भारतीय NRI में 4 लाख यानी कि अमेरिकी डॉलर में $50,000 सम्मानित राशि के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ये आरबीआई के द्वारा BIS इनोवेशन हब के द्वारा ये देखिए टेक स्प्रिंट 2023 का मतलब शुरुआत किया गया है, और किसके द्वारा? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। 4 मई 2023 को ये लॉन्च हुआ है G20 टेक स्प्रिंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? भाई इसमें तो मतलब मजा ही हो गया है ना। हम लोग
पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुला के हमारे जो एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, एस जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने तो उनका खूब मस्ती लिया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो देख, भारत में दिल्ली में अभी एससीओ के विदेश मंत्रियों का बैठक चल रहा था कल, ठीक है, कल ही हुआ था। वो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है परसों चल रहा था। तो वो आए थे बिलावल भुट्टो, और चाइना के भी विदेश मंत्री और रशिया के भी विदेश मंत्री इसमें मौजूद थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो तो हाथ मिलाने के लिए बंदा आगे आ रहा था, तो जयशंकर जो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उनको तो पास ही आउट कर दिया कि आप थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे। तो देखिए, हाल ही में भारत के गोवा राज्य में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, ठीक है। और इसमें क्या है कि एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई को किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता भी भारत 2023 का कर रहा है। 2023 का अध्यक्षता भी, मतलब देखिए, G20 का भी अध्यक्षता भारत कर रहा है और एससीओ का भी अध्यक्षता 2023 में भारत ही कर रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें चीन, पाकिस्तान और रूस के विदेश मंत्री उपस्थित थे। इसका मेन फोकस जो था मुख्य रूप से एचसीओ काउंसिलिंग ऑफ स्टेट ऑफ हेड्स की आगामी बैठक मूल सामग्री पर था, जो कि 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाला है। इसका यही मेन फोकस था, इसे याद कर लीजिएगा। 3 और 4 जुलाई को इसका और एक बैठक होने वाला हेड ऑफ स्टेट का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, इसमें दिखा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कि भारत ने एचसीओ रक्षा, परिवहन और एनएसए स्तर की बैठक भी आयोजित किया था। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है ये 15 जून 2001 को की गई थी, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एचसीओ का आधिकारिक भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चाइनीज़ और रशियन है, ठीक है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक आदिवाद, मतलब जो धार्मिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शामिल है। इसकी प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय विकास भी शामिल है, कि मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए, वो भी। भारत ने इसका जो प्रेसिडेंसी है वो कहाँ लिया था, तो 2022 का समरकंद सम्मेलन हुआ था एचसीओ का, वहाँ पे भारत को प्रेसिडेंसी मिला था 2023 के लिए, ठीक है। ये देखिए, एचसीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर 4 और 5 मई को यहाँ पे हुआ था। जयशंकर, हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, और ये चाइना के और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, इसमें देखिए कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे संघाई सहयोग संगठन का, तो इसमें मेंबर जो कंट्रीज़ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कंट्री है, इसे याद कर लीजिएगा एचसीओ में। और बाकी ऑब्जर्वर स्टेट भी है, बहुत सारे चीज़ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए फोर्ब्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आईएमएफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी IAMAI और कंटार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये जो है, ये रिपोर्ट्स IAMAI के और कंटार के द्वारा जारी की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? देखिए, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 52% जो भारतीय है, ठीक है, 52% जो भारतीय आबादी है, मतलब लगभग 759 मिलियन लोगों को 2022 में महीने में कम से कम एक बार तो इंटरनेट का सुविधा मिला है। तो हर किसी को यहाँ पे इंटरनेट का सुविधा मिला है, इस रिपोर्ट में बोला गया, और इसमें 52% भारतीय है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 900 मिलियन होने की संभावना है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और कुल 759 मिलियन लोगों में से 399 मिलियन ग्रामीण भारत के हैं, और जबकि 360 मिलियन जो है ये शहरी भारत के हैं, मतलब अर्बन और रूरल का, इसे याद कर लीजिएगा। ग्रामीण भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इंटरनेट यूज़ करता है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट के विकास को आगे बढ़ाया है, इसे याद कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक भारत में कुल नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का जो परसेंटेज है वो ग्रामीण क्षेत्र में 56% हो जाएगा, और शहरी भारत में 2022 का इंटरनेट विस्तार में मात्र 6% का ही वृद्धि हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। और जबकि ग्रामीण में बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर स्टेट की बात करें तो बिहार में इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है, 32% ही मात्र है, और गोवा में इंटरनेट की पहुंच जो है वो बहुत ज़्यादा है, 70%।
ठीक है, बिहार इंटरनेट के पहुंच में सबसे कम और गोवा सबसे आगे है, इसे याद कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता में 54% पुरुष उपयोगकर्ता है और 57% महिला है। 2025 में बोला जा रहा है कि महिलाओं का जो उपयोगकर्ता मतलब भागीदारी है वो 65% हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन, डिजिटल संचार और सोशल मीडिया के लिए किया जाता है। यह आप लोग सभी को जानते हैं, जैसे अभी हम लोग इंटरनेट का ही उपयोग करके आपको पढ़ा रहे हैं। भारतीय अगले ई कॉमर्स गंतव्य के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तेजी से अपना रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सोशल मीडिया के रूप में या फिर बिजनेस के रूप में हम लोग तेजी से क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स साइट को अपना रहे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया और भी बहुत सारा चीज़ हो गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में पाया गया कि 2021 की तुलना में 2022 में डिजिटल भुगतान में 13% की वृद्धि हुई है और सभी डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता में लगभग 99% जो है वो यूपीआई उपयोग करता है, मतलब यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ये भी इसमें रिपोर्ट में बोला गया है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता गया? ऑप्शन नंबर ए जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पटना क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी जवाहर नवोदय विद्यालय पुरी उड़ीसा भोपाल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रपुर महाराष्ट्र पुणे क्षेत्र, जवाहर नवोदय विद्यालय मांड्या कर्नाटक, ये हैदराबाद क्षेत्र। तो अभी जो है 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता जो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पटना क्षेत्र के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये लोग भी इस लिस्ट में नंबर 2 पे ये रहे उड़ीसा वाले, नंबर 2 पे महाराष्ट्र वाले, नंबर 3 पे कर्नाटक वाला रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पटना क्षेत्र जो है वो 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार प्रतियोगिता जीत गया है। ठीक है, संसदीय कार्यालय मंत्री इसे 26 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में इस पुरस्कार को विस्कृत किए हैं, मतलब बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्य और नैतिकता को सीखना चाहिए। ठीक है, इसे आना चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति की 8 क्षेत्रों में फैलाव है, जो जिसमें से 80 विद्यालयों ने भाग लिया था, इसे याद कर लीजिएगा। युवा संसद योजना का मुख्य उद्देश्य है आत्म अनुशासन, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों की भावना पैदा करना, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023 इसका दिल्ली में आयोजन किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। अनुराग ठाकुर यहाँ पे उपलब्ध है और ओम बिरला भी यहाँ पे उपलब्ध है, इसे याद कर लीजिएगा, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ने के कारण चर्चा में रहा है, इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2013, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2017, ऑप्शन नंबर डी 2020। तो देखिए स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन है ये 2015 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो भी सीमा दिया गया था, मतलब जो टारगेट दिया था वो अचीव किसी शहर के द्वारा अचीव नहीं हुआ है, तो इसको और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इसका शुरुआत कब किया गया था? तो इसका जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को किया गया था और जनवरी 2016 से 2018 जून 2018 तक 2 चरणों में 100 शहर इसमें चुना गया था डेवलपमेंट करने के लिए, स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो कि हरदीप सिंह पुरी है, महुआ मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, महुआ ऐसे लिखे थे हैं महुआ, इधर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है और ये जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसका पहले जून 2023 तक समय था, लेकिन अब देख रहा है कि कुछ शहर के द्वारा इसका मतलब टारगेट अचीव नहीं हो पाया है, तो इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और उसका जो भी है उसका जो कार्य है उस पर और भी नज़र किया गया है और लोग अपने तत्पर रह के उसको काम पूरा करने का कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मतलब जो शहर जो है कुछ जैसे 50 शहर जो है वो 75% अपना काम पूरा कर लिया है और बाकी का 25% एकदम तत्पर लगा हुआ है शुरू करने के लिए, मतलब करने के लिए। और समय देखिए, समय इसलिए भी बढ़ाया नहीं गया है कि खाली वो डेवलपमेंट का कार्य, और भी बहुत सारा काम है, जैसे विस्तार केवल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि मिशन के तहत बनाए गए सभी सर्वोत्तम
सर्वोत्तम प्रथाओं, टेम्पलेट्स और नवाचारों के दस्तावेजीकरण, प्रसार और संस्थागतकरण को पूरा करने के लिए भी बढ़ाया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। सरकार ने 100 शहरों का लगभग 38 लाख रुपए जारी किए हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 100 शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 38 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, इसे याद कर लीजिएगा। इनोग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में जेल में बंद किन 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नीलोफर हमीदी, ऑप्शन नंबर बी इलाहे मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर सी नरगिस मोहम्मदी। तो ये तीनों को दिया गया है जो कि अभी जेल में बंद है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इन लोगों को बहुत ही अपना साहसी के लिए, देखिए ये तीन जो है ये तीनों ईरान के पत्रकार है, महिला पत्रकार है। 2 मई को संयुक्त राष्ट्र ने जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को सच्चाई और जवाबदेही प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईरानी पत्रकार नीलूफर हमीदी ने मसहा अमीनी, ये एक लड़की थी, इसका हत्या हिरासत में हत्या हो गए थे, उसका खबर दिखाई थी। इलाहे मोहम्मदी ने इसका जो अंतिम संस्कार है उसको लिखा था, और नरगिस मोहम्मदी के कई वर्षों के लिए पत्रकार के रूप में ये काम किए हैं, इसलिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये लोग तीनों हैं। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के यूनेस्को में 3 मई 1997 को ये पुरस्कार देना शुरू किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये कब दिया गया है? ये 1986 से ये देना शुरू हुआ है, मतलब 1997 में ये देना शुरू हुआ है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों पत्रकार है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में मणिपुर में हिंसा के कारण आर्टिकल 355 सुर्खियों में रहा, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण के लिए इस आर्टिकल को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए मणिपुर में हिंसा हुआ है, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो भी मणिपुर का जो चंचादपुर और विष्णुपुर जिला है वहाँ पे हिंसा हुआ है। इसमें यह बताएगा कि आदिवासी छात्र संघ द्वारा आयोजित राज्य व्यापी एकजुटता मार्च में बड़ी संख्या में भाग लिया था। यहाँ पे मेताई समुदाय जो है ये 53% है, इसको एसटी में शामिल करने के लिए ये इसका खिलाफ सरकार इसको एसटी में शामिल कर रहा है, इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, इसके वजह से ये उग्र प्रदर्शन हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं फ्रेंड्स कि जैसे आपातकाल जो है, आपातकाल क्या है? भारतीय संविधान का 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है, इसे याद कर लीजिएगा। 355 कब लगाता है? जब आंतरिक गड़बड़ी को रोकने के लिए इसमें। और देखिए यहाँ पे कुर्की और नागा आदिवासी भी इसके खिलाफ थे, इसीलिए ये आंदोलन हुआ है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में टॉरी बॉबी का 32 वर्ष में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये अमेरिका के एक धावक और लॉन्ग जंपर थे, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये अमेरिका के रहने वाले थे और इनको ये 2 बार विश्व चैंपियन रह गए हैं और 3 बार ओलंपिक में पदक जीते हैं। ठीक है, टोरी बॉबी ने रियो ओलंपिक 2016 में 3 पदक जीते थे। इन्होंने 2017 विश्व चैंपियन में 100 मीटर और 400 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बरकरार रखें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।